हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट के हम कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें हमने ये देख लिया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं जब आपस में जुड़ जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, इंटीग्रेशन होता है, तो वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, ट्रेड के थ्रू हो, लेकिन वो जो कंट्रीज हैं वो जुड़ जाना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक में क्या था आपके, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर रहे हैं, यानी जो वैश्वीकरण है वो किन कारणों से सक्षम हो पाया है। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है जो इतना इम्प्रूव हो चुकी है आज के जमाने में हमारे और आपके देश में, तो आप देखिएगा कि टेक्नोलॉजी के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो इतना इम्प्रूव हुई है, उसके कारण जो ग्लोबलाइजेशन है वो हो पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस जो हम अलग अलग कंट्रीज में इतनी दूरियां रहती हैं, उसके बाद भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, वो किस कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। बड़े बड़े कंटेनर्स में अब चीजें, जैसे आप किसी भी एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो पहले क्या होता था, आप छोटे छोटे जो कार्टून होते थे, बॉक्सेस होते थे, उसमें अपनी बनाई हुई किसी भी प्रोडक्ट को भेजते थे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन अब क्या हो गया, बड़े बड़े कंटेनर्स बन गए हैं। आप कॉल पे बात कर लीजिए, आप ईमेल के थ्रू बात कर लीजिए और आप उनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसमें आप सामान अच्छे से पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, है ना। Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया। फॉर इंस्टेंस, the past 50 years have seen several improvement in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. कम प्राइस में आप क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज बाहर की कंट्रीज में भेज पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको कंटेनर का एग्जांपल दिया, कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑनटू शिप, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। कंटेनर हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। ये जो छोटे छोटे, मान लीजिए आप कार्टून्स में भेज रहे हैं, सामान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है ना, हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब बड़े कंटेनर हैं, आप एक बार में अपना सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा लेते हैं, तो उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी। पहला जो आपको एक रीजन मिला जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया, वो पहला रीजन था टेक्नोलॉजी, और दूसरा रीजन है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप देखिएगा, इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी in recent times. Technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. ये जो इंटरनेट आया है और कंप्यूटर्स, आप देखिएगा हर फील्ड में कंप्यूटर वगैरह यूज हो रहे हैं, और ये क्या करते हैं, आपका जो ग्लोबलाइजेशन है या कम्युनिकेट करना एक दूसरी कंट्रीज को बहुत इजी बना चुका है। Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellite communication devices. देखिए, सैटेलाइट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों से जो अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, टेलीफोन के थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है आप उनका यूज कर पा रहे हैं। एज यू विड बी अवेयर,
कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। आप हर फील्ड में देख पाएंगे कि कंप्यूटर जरूर होता है, कंप्यूटर्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो ventured into the amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप सर्च इंजिन का यूज कर लेते हैं। आप देखिए नए नए एप्स आ गए हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, आप जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोगों की अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। Internet also allows us to send instant electronic mail, email and talk voice mail across the world at negligible cost। बहुत कम कॉस्ट में क्या होता है, आप बात और संवाद कर पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कोई मैगजीन है जो लंदन के लोगों के लिए क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, लेकिन वो हो कहाँ पे रही है? दिल्ली में हो रही है। वो मैगजीन जो है वो डिजाइन और प्रिंट दिल्ली में हो रही है। तो वो कैसे हो पा रहा है कि उतने दूर देश के लोग जो है वो कैसे बता पा रहे हैं कि उनको किस तरीके की चीजें, उनकी प्रेफरेंस क्या है, मैगजीन में क्या चीजें चाहते हैं, वो कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रही हैं। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो पेमेंट्स भी हैं वो क्या करते हैं, वो उनको बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देखिए कम्युनिकेशन के थ्रू कितनी सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसमें क्या बता रहा है? दूसरी चीज, तीसरी जो चीज आ रही है यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर पा रही है, सक्षम बना रही है वैश्वीकरण को। पहला आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा, दूसरा आपने आईसीटी पढ़ा, तीसरा है लिबरलाइजेशन। आप जब अपनी नीतियों को उदार कर देते हैं तो वो कहलाता है उदारीकरण। यानी जितने टैक्स वगैरह है, बैरियर्स हैं, उन सारी चीजों को जब आप हटा देते हैं तो वो कहलाता है क्या? उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। Liberalization of foreign trade. Let us return to the example of import of Chinese toys in India. Support the Indian government puts a tax on import of toys। अब आपने चाइना के टॉयज का एग्जाम्पल देखा था, जब चाइनीज टॉयज में बहुत ज्यादा क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए, तो इंडियन मार्केट में चाइना का दबदबा हो गया टॉयज को लेकर के, और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको नुकसान होने लगा। तो इतने सारे टॉयज अगर चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे थे, और आप सोचिए अगर उन टॉयज पे हम टैक्स लगाने लग जाएं तो क्या होगा? What would happen? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this। जिनको भी हमारे देश में टैक्स इंपोर्ट करने हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। Because of the tax, buyer will have to pay higher price on imported toys। अब क्योंकि वो imported toys होंगे, बाहर से मंगाए गए हैं और उस पर टैक्स लगा हुआ है, तो हम अगर बाय भी करेंगे ना तो उसमें हमको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets and import from China will automatically reduce। Indian toy makers will prosper। अब इससे क्या होगा? टैक्स लग जाएगा, तो जितने ह्यूज क्वांटिटी में सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या टॉयज आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना सोचना पड़ जाएगा आपको। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। जब आप टैक्स लगाते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। अब इस पैराग्राफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाया है कि ट्रेड बैरियर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पर होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे तय करती है कि अगर उनको ट्रेड जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है उसको बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए ट्रेड बैरियर का यूज किया जाता है। और सरकार इसमें यह भी तय करती है कि किस तरीके के गुड्स या सर्विसेज हमारी कंट्री में बाहर से आएंगे। जब उस पे उनको बैरियर लगाना होता है तो वो टैक्सेस का यूज करती है। समझ आया? चलिए, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया है कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आप देखेंगे कि एक समय आया था जिसमें हमारे देश में जो ट्रेड है ना,
इंपोर्ट करने का जो एक सिस्टम था उस पे रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा, ये कहते हुए कि जो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको कहीं भी नुकसान ना हो और फॉरेन कंपटीशन से हमारा जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो बचा रहे। इसलिए उस समय जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड था उस पर रोक लगा दी गई थी। Industries were just coming up in the 1950s and 60s, and competition from import at that stage would not allow these industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential item. और 1950s से 60s के बीच में इंपोर्ट क्योंकि बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे जिनकी हमें बहुत जरूरत होती थी, जैसे क्या क्या चीजें, मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers. आप देखेंगे कि जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, वो क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस में वो क्या करते हैं, ट्रेड पे बैरियर लगा देते हैं ताकि उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बचे रहें। Starting around 1999, some far-reaching changes in policy were made in India. लेकिन 1991 आने तक आप देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद, 1960s के बाद, 50s के बाद क्या हुआ था, हमने बैरियर लगा दिया था ट्रेड पे। लेकिन 1991 में हमने अपनी नीतियों को उदार किया था, क्योंकि अब हमारा जो देश है वो तैयार हो चुका था कि हम बाहर के देशों से compete करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस थी प्रोड्यूसर्स की वो अब अच्छी हो चुकी थी, वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते। इसलिए हमने क्या किया, अपनी नीतियों को उदार किया, लिबरलाइजेशन आया और हमने ट्रेड बैरियर को रोक दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार रेड करते हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producer in compete with producer around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country. अगर हमने अपनी नीतियों को उदार किया था तो हमने ये सोचकर किया था कि जो हमारे देश के प्रोड्यूसर्स हैं वो अब compete करने के लिए तैयार हैं बाहर की कंट्रीज से, ठीक है। It felt that competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organization. जो powerful international organizations थी उन्होंने भी क्या किया, हमारे इस decision को अहमियत दी। Thus barrier on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. उसके बाद से ही, यानी 1991 के बाद से ही ये डिसाइड हुआ कि हमारे देश में जो बाहर की कंट्रीज हैं वो आ सकती हैं, फैक्ट्रीज या ऑफिसेज अपना सेट कर सकती हैं। अब लिबरलाइजेशन का आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, removing barriers on restrictions set up by government is what known as liberalization. जब हम अपनी नीतियों को उदार करेंगे, जो टैक्स या बैरियर हमने लगाया था उसको हटा देंगे, सरकार हटा देगी हमारी, तो वो कहलाता है क्या, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। तो यहाँ पे आपको 3 रीजंस मिल जाते हैं कि जिसके कारण क्या हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन है वो इनेबल हो पाया। पहला रीजन आपने देखा टेक्नोलॉजी, दूसरा आपने देखा आईसीटी, और तीसरा था लिबरलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये भी हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव सीन दैट द liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. जब हमारे देश ने 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन को अपनाया था, उदारीकरण को, तो कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी थी। These organizations say that barriers to foreign trade and investment are harmful.
इनका ये कहना है कि अगर हम बैरियर लगाते हैं फॉरेन ट्रेड पे तो इन्वेस्टमेंट को हार्म कर सकता है। देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, all countries in the world should liberalize their policies। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि जो ट्रेड है उसको फ्री कर देना चाहिए और सारी कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज कर देना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन whose aim to liberalize international trade। इनका जो एम है ना वो यही है कि वो क्या करें, जो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको क्या करें, फ्री कर दें। Started at the initiative of the development countries, World Trade Organization establishes rules regarding international trades and sees that these rules are obeyed। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रूल्स बनाती है ट्रेड को लेकर के, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, और वो ये देखती है कि इन रूल्स को फॉलो भी किया जाए सारी कंट्रीज के द्वारा। About 160 countries of the world are currently member of World Trade Organization। 160 countries जो है अभी इसकी member हैं। दो World Trade Organization WTO is supposed to allow free trade for all। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, इनके रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। ऑन द अदर हैंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और वही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे फोर्सफुली ये बोला जाता है कि आपको ट्रेड बैरियर हटाना है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसका एग्जांपल आपको एग्रीकल्चरल ट्रेड प्रोडक्ट्स पर भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। हमारे देश में क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर समझते हैं। In the last 20 years, globalization of Indian economy has come a long way. What has been seen its effect on the lives of people? Let us look at some of the evidence। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है लोगों के जीवन पे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। जो ग्लोबलाइजेशन आया है उससे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस। देखिए हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के भी है। ग्लोबलाइजेशन का भी वैसा ही कुछ इम्पैक्ट है कि मान लीजिए अगर फॉरेन ट्रेड हो रहा है, बाहर की कंपनीज आ रही हैं, तो हम अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है कि क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, पहला तो ये कि इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइसेस क्वालिटी। हमारी जो चॉइसेस है ना उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बाहर की कंट्री से हम ट्रेड करेंगे, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है या एक दूसरी कंट्री का आपस में जुड़ना है वो सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं तक निर्भर नहीं करता, वो क्या करता है लोगों तक भी निर्भर करता है। लोग भी बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन भी हो रही है। जब बाहर की कंट्रीज के जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री हमारे देश में आ रही है उससे जॉब क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। चौथा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड है, वो क्या कर रही हैं, हमसे इंटरकनेक्ट कर रही हैं, तो जो वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो भी हमारे देश में आएगी और हम भी क्या करेंगे, उस चीज को अडॉप्ट करेंगे। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला, कंपटीशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो स्मॉल बिजनेसेस है या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि लोग फिर एडवांस्ड चीजों की तरफ जाते हैं ना कि स्मॉल बिजनेसेस की तरफ। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, वो फॉरेन कंपनीज को ज्यादा दिया जाएगा और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। इम्पैक्ट ऑन लेबर लॉज, लेबर लॉज के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा।
ये हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। दोनों इम्पैक्ट आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपको पॉजिटिव बताया गया है, यहाँ पे नेगेटिव बताया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी यहाँ पे क्या करना है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सारे ग्रुप्स को मिलनी चाहिए, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक मार्केट है या फॉरेन से कोई कंपनी आ रही है, उनको भी बेनिफिट मिले। हमको उसके लिए क्या करना होगा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। पहला, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ, जो लेबर लॉज बनाए गए हमारी कंट्रीज में उसका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह होना चाहिए। दूसरा, सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। अब वो लोन दे करके, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कैसे, तो आप थर्ड चैप्टर के लेक्चर्स को भी देखिएगा। तीसरा है यूज ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, आप क्या करें, जहां पे भी फिल्टर लगाने की जरूरत है या जिन बिजनेसेस पे जो बाहर से इंपोर्ट करके कोई गुड्स आ रहे हैं तो उस पे गवर्नमेंट को क्या करना होगा, टैक्सेस वगैरह लगाने होंगे या ट्रेड बैरियर लगाना होगा, जिससे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो बचा रहेगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसको एनसीईआरटी ने समहाउ रिमूव कर दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट के पर्पज से वो टॉपिक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स वो एक्सप्लेन करूंगी प्रोजेक्ट पर्पज से, तो लास्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा वो स्टार्ट करेंगे किसी और बुक से। इतने हमारे जितने लेक्चर्स हैं उसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।